नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को शब्द विचार से संबंधित शब्द के जो प्रकार हैं उनके बारे में बतलाऊंगा। हालांकि शब्द विचार का प्रकार किन किन आधारों पर हुआ है उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से दे दिया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को शब्द विचार के प्रकार में आने वाला जो पहला विभाग है उसकी जानकारी दूंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि शब्द विचार को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। किन किन आधार पर, तो आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। शब्द विचार को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है रूपांतरण के आधार पर। दोस्तों, इन चारों में से जो आप लोगों का 2 भाग है उत्पत्ति और व्युत्पत्ति वाला, ये दोनों के दोनों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों भागों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इन दोनों भागों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोगों को शब्द विचार के चारों भागों को अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन विशेष रूप से आप लोगों को शब्द विचार के इन दोनों भागों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। कौन कौन? एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल उत्पत्ति के आधार पर आने वाले जो शब्द हैं उनकी ही चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः 5 भेद है, जिनमें से पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द और पांचवा है संकर शब्द। दोस्तों, ये पांचों के पांचों शब्द आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे, अर्थात आप लोग इन पांचों शब्दों का पहचान करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाइएगा। कब? जब आप लोग इस वीडियो को लास्ट एंड तक पूरा देख लीजिएगा तब। तो आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर इन शब्दों के प्रकार आखिर क्यों किए गए हैं। दोस्तों, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, आप ही लोग बताइए। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म, उत्पत्ति का मतलब होता है सृजन। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर अर्थात सृजन के आधार पर जो शब्द हैं उनके 4 भाग हो चुके हैं। अगर विशेष रूप से बात करें तो उनके 5 भाग हो चुके हैं। दोस्तों, मौलिक रूप से यहाँ पर अगर हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार को देखें तो इनके प्रकार मौलिक रूप से 4 ही हैं, जिनमें से पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। दोस्तों, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए हों। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जितने भी भाषाएं दोस्तों प्रचलित हैं, आज आप जो भी भाषाएं देख रहे हैं, इन सभी भाषाओं का उद्गम स्थल संस्कृत भाषा ही है, क्योंकि संस्कृत भाषा वेद से लिया गया है। वेद से ही संस्कृत भाषा का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, कन्नड़ भाषा और भी बहुत सारे भाषाओं का जन्म हुआ है। अर्थात अगर हम बात करें अन्य भाषाओं के जन्म स्थली का, तो दोस्तों संस्कृत के अलावा जो अन्य भाषाएं हैं, जो अन्य लिपियां हैं, ये सभी की सभी भाषाएं, ये सभी की सभी लिपियां संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है। प्रारंभिक जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि।
लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ है और इसी संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं का उद्गम हुआ है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही निकलकर अन्य प्रकार के बहुत सारे लिपियों का विकास हुआ है, जो कि आप लोग जानते होंगे। जैसे कि दोस्तों देवनागरी लिपि हो जाएगा, जैसे कि रोमन लिपि हो जाएगा, बहुत सारी लिपियां हैं जिनका निर्माण ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ब्राह्मी लिपि ही आप लोगों का सबसे प्राचीनतम और पुरानी लिपि है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तत्सम शब्द का, तो दोस्तों संस्कृत भाषा में कुल जितने सारे शब्द हैं, अगर उन शब्दों का प्रयोग हमारे हिंदी भाषा में किया जाता है, संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग यदि हिंदी शब्दों में भी किया जाता है तो उन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो दोस्तों शास्त्र संगत होते हैं, वो सांस्कृतिक होते हैं। हमारे शास्त्रों में जो शब्द होते हैं वही शब्द संस्कृत से संबंधित होते हैं। यदि हम लोग किसी शास्त्र संगत भाषा का प्रयोग करते हैं, यदि हम किसी शास्त्र संगत वैदिक संगत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह शब्द हमारे हिंदी भाषा के लिए तत्सम शब्द के रूप में ही जाना जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं उसी शब्द को ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर लिया जाता है, अर्थात हिंदी भाषा के लिए प्रयोग में ले लिया जाता है। इसीलिए दोस्तों उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, क्योंकि जो हम तत्सम शब्द में शब्द लेते हैं ये सभी के सभी शब्द हमारे संस्कृत भाषा से ही लिए गए होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार 5 होते हैं, मौलिक रूप से 4 होते हैं, ठीक है। देखिए परिभाषा में है संस्कृत भाषा के जो शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अर्थात हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में ज्यों के त्यों लिखे या बोले जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दोस्तों संस्कृत भाषा में हिरण को मृग कहा जाता है। संस्कृत भाषा में हिरण को क्या कहा जाता है? मृग कहा जाता है। अगर आप लोग हिंदी भाषा में भी हिरण के स्थान पर मृग शब्द का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों मृग हो जाएगा कौन सा शब्द? मृग हो जाएगा तत्सम शब्द, अर्थात कह सकते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम नहीं बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलेंगे। हालांकि मैंने गलती से यहाँ पर तत्सम का उच्चारण तत्सम कर लिया था, जो कि आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल भी करनी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तत्सम ही लिखा हुआ है, ना कि तत्सम लिखा हुआ है। मैंने शब्द पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण मुझसे यह गलती हो गई थी, अर्थात मैंने तत्सम को तत्सम के रूप में उच्चारित कर लिया था। आप लोगों को ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आप लोग जिस शब्द को भी उच्चारित करना चाहें सबसे पहले आप लोग उस शब्द को अच्छे से देख लें, उस शब्द को बढ़िया से पढ़ लें, तभी जाकर आप लोग उस शब्द का उच्चारण करें। यहाँ पर बात करते हैं तत्सम के निर्माण प्रक्रिया का। दोस्तों तत्सम का जो निर्माण है वो हुआ है 2 मूल शब्दों के मिलने से, जिसमें से पहला है तत् और दूसरा है सम। इन 2 मूल शब्दों के मिलने से ही तत्सम बना हुआ है। यहाँ पर यदि हम बात करें तत् का, तो दोस्तों तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। यदि हम इन दोनों शब्दों को एक साथ मिला दें तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ मिलकर अपना अर्थ निकालेंगे उसके समान है। उसके समान यानी कि किसके समान है? संस्कृत भाषा में आने वाले शब्दों के समान है। संस्कृत भाषा में आने वाले जिन शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में
किया जाता है, संस्कृत साहित्य में आने वाले जिन शब्दों का प्रयोग हूबहू हिंदी साहित्य में किया जाता है, उन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहेंगे। उन्हीं शब्दों को क्या कहेंगे? उन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहेंगे। हूबहू, याद रखिएगा मेरी बातों को, हूबहू यानी कि ज्यों का त्यों, जैसा स्वरूप संस्कृत भाषा में शब्दों को रहेगा, यदि वैसा ही स्वरूप हिंदी भाषा में भी उनका रहता है, तो हम समझेंगे कि ये शब्द कैसे हैं, ये शब्द तत्सम वाले हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर, संस्कृत भाषा में आने वाले जो शब्द होते हैं उनका रूप बदलते रहता है, उनका रूप विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार और साथ ही कारक के, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार उनका रूप बदलते रहता है, अर्थात कारक के विभक्ति के अनुसार उनका रूप बदलते रहता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं यहां पर बिल्कुल भी पद की बातें नहीं कर रहा, मैं यहां पर शब्द की बात कर रहा हूं। दोस्तों, संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का रूप बदलता है वो दोस्तों जानते हैं कब बदलता है? वो बदलता है पद के रूप में। आप जानते हैं दोस्तों कि जब शब्द को वाक्य में ले लिया जाता है, जब शब्द का प्रयोग वाक्य बनाने के लिए किया जाता है, तो उस स्थिति में वह शब्द पद के रूप में जाना जाता है। संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में जब वाक्य का निर्माण किया जाता है, वाक्य के निर्माण के लिए जब किसी शब्द को दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है, तो दोस्तों उसी क्रम में उस शब्द का स्वरूप बदलता है। किसके अनुसार? तो दोस्तों कारक और विभक्ति और साथ ही यहां पर वचन के अनुसार। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्र रूप से, तो स्वतंत्र रूप से संस्कृत भाषा में आने वाले जो शब्द होते हैं उनका रूप बिल्कुल भी बदलता नहीं है। आप लोग ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम आपसे बोले कि इंग्लिश में जो दोस्तों पत्नी का वर्ड मीनिंग होता है वो क्या होता है? वो होता है वाइफ है। इंग्लिश में दोस्तों जो पत्नी का वर्ड मीनिंग होता है वो होता है वाइफ है। तो दोस्तों इंग्लिश का जो डिक्शनरी है, इंग्लिश का जो शब्दकोश है, उसमें आपको पत्नी का जो इंग्लिश शब्द मिलेगा वो वाइफ ही मिलेगा, ना कि दोस्तों इसका कोई अलग रूप मिलेगा। लेकिन जब आप लोग वाइफ का प्रयोग वाक्य में कीजिएगा तो दोस्तों वाक्य के अनुसार इसका जो स्वरूप है हो सकता है वो बदल जाए। हो सकता है दोस्तों कि वाइफ का यहाँ पर दोस्तों, वाइफ का जो स्वरूप है हो सकता है वाइफ का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वाइफ बन जाए, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश में जो एपी है वो हट जाता है, ठीक है, वो बन जाए। आप जानते हैं दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी का जो डिक्शनरी होता है उसमें लड़का का वर्ड मीनिंग होता है बॉय। बॉय के आधार पर ही हम लोग लड़का को हिंदी रूप में जानते हैं, ठीक है, अंग्रेजी के अनुसार। लेकिन जब हम इस बॉय का प्रयोग अंग्रेजी के वाक्य में करेंगे, अंग्रेजी के सेंटेंस में करेंगे, तो दोस्तों जब अंग्रेजी के सेंटेंस में बॉय का प्रयोग होगा तो हो सकता है कि उसमें इसका स्वरूप बदल जाए, बॉय से बॉयज हो जाए। लेकिन अगर यहां पर हम स्वतंत्र रूप से देखें तो स्वतंत्र रूप से अंग्रेजी भाषा में लड़का का वर्ड मीनिंग बॉय ही होता है, ना कि बॉयज होता है। हम यहां पर दोस्तों बात कर रहे हैं शब्द का, ना कि पद का। कोई भी शब्द अपना स्वरूप तभी बदलता है, कोई भी शब्द अपने स्वरूप में बदलाव तभी लाता है जब वह पद के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होता है। हाँ, संस्कृत में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि दोस्तों अपने स्वरूप को बदलते हैं, अर्थात हूबहू बिल्कुल भी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए नहीं जा सकते। लेकिन जिन शब्दों को संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हूबहू अर्थात उनके स्वरूप में बिना कोई परिवर्तन किए हिंदी साहित्य में अगर ले लिया जाता है, हिंदी साहित्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है, तो हम उन शब्दों को तत्सम शब्द के रूप में ही जानेंगे। किस शब्द के रूप में जानेंगे? तत्सम शब्द के रूप में ही जानेंगे। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि तत्सम शब्द क्या कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को अभी बताया, मैंने एग्जाम्पल लिया था मृग, ठीक है दोस्तों। वाक्य के अनुसार हो सकता है कि मृग का स्वरूप चेंज हो जाए, वाक्य के अनुसार, संस्कृत के वाक्य के अनुसार हो सकता है कि मृग मृगा हो जाए, या फिर दोस्तों मृगा हो जाए, या फिर दोस्तों मृगे हो जाए, या फिर मृगभ्याम हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें संस्कृत भाषा में आने वाले स्वतंत्र शब्द
शब्द का अर्थार्थ शब्दकोश का, तो दोस्तों उसमें हिरण का जो संस्कृत शब्द होगा वो मृग ही होगा। विसर्ग यहां पर हटा देंगे, विसर्ग की बात यहां पर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। विसर्ग का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में। अगर हम हिंदी भाषा में चले आएंगे तो हिंदी भाषा में विसर्ग का कोई भी प्रयोग किया नहीं जाता। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम विसर्ग को हटाकर जो यहां पर हम मूल रूप ले रहे हैं हिरण का, वो कैसा ले रहे हैं, वो ले रहे हैं मृग के रूप में। यदि आप लोग अपने हिंदी साहित्य में हिरण के स्थान पर मृग शब्द का प्रयोग करते हैं, मृग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों यह शब्द जाना जाएगा तत्सम शब्द के रूप में। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहीं पर बात करें यहां पर आग का, आप जानते हैं दोस्तों कि हम लोग अपने हिंदी भाषा में आग को आग ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अग्नि को आग बोलते हैं। हिंदी भाषा में हम लोग अग्नि को आग के नाम से जानते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि अग्नि जो है वो कौन सा शब्द है, तो दोस्तों अग्नि जो है वो एक प्रकार का संस्कृत शब्द है। संस्कृत में आने वाले कुल जितने सारे दोस्तों शास्त्र होंगे, जितने सारे पुराण होंगे, जितने सारे वेद होंगे, जितने सारे ग्रंथ होंगे जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए होंगे, उन सभी ग्रंथों में, उन सभी दोस्तों वेदों में या फिर शास्त्रों में आप लोगों को आग के लिए अग्नि शब्द ही मिलेगा। आग के लिए क्या मिलेगा, आग के लिए अग्नि शब्द ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों हमारा अग्नि कौन सा शब्द हो जाएगा, अग्नि हमारा एक प्रकार का तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर हम लोग अग्नि का प्रयोग हिंदी भाषा में भी कर लेंगे तो दोस्तों हम लोग इसको तत्सम बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग यहां पर ले ले पुस्तक को, पुस्तक छोड़िए ना, यहां पर हम लोग अगर ले लें सर्प को, तो दोस्तों हम लोग अपने हिंदी भाषा में सर्प को सांप के रूप से जानते हैं। ठीक है, सांप के नाम से जानते हैं, सांप के नाम से हम लोग यहां पर जानते हैं। लेकिन जब आप लोग सांप के स्थान पर सर्प का प्रयोग कीजिएगा तो सर्प जानते हैं किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों आपने संस्कृत भाषा से इस शब्द को ज्यों का त्यों अपने हिंदी भाषा में ले लिया है, इसलिए हम लोग इस शब्द को कौन सा शब्द बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलेंगे। लेकिन बिल्कुल भी सांप को, ये जो भाषा दिख रहे हैं, इस शब्द को हम लोग बिल्कुल भी तत्सम शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि सांप का प्रयोग बिल्कुल भी दोस्तों संस्कृत भाषा में किया नहीं जाता। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर हस्त देखें, सूर्य देखें, तो दोस्तों संस्कृत भाषा में सूरज को सूर्य कहा जाता है, संस्कृत भाषा में हाथ को हस्त कहा जाता है, संस्कृत भाषा में दूध को दुग्ध कहा जाता है, संस्कृत भाषा में सच को सत्य कहा जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं संस्कृत भाषा में जिनका प्रयोग डायरेक्टली, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली हिंदी भाषा में कर लिया जाता है। इसलिए हम लोग उन सभी शब्दों को तत्सम शब्द के रूप में समझते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पाए दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यहाँ पर आप लोग आगे बहुत चीज समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं तत्सम शब्द की विशेषताएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला जो विशेषता है इसमें कहा गया है इन शब्दों का उच्चारण और स्वरूप संस्कृत के मूल शब्द जैसा ही होता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो भी शब्द तत्सम प्रकृति वाले होते हैं उनका स्वरूप और उच्चारण प्रक्रिया संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य के लिए एक ही होता है, ना कि अलग अलग होता है। क्यों एक ही होता है दोस्तों, क्योंकि जैसा स्वरूप उनका संस्कृत साहित्य में होगा, संस्कृत भाषा में होगा, ठीक है वैसा ही स्वरूप उनका हिंदी साहित्य में भी होगा, हिंदी भाषा में भी होगा, अर्थात उनके स्वरूप में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शब्द कैसे हैं, ये शब्द तत्सम प्रकृति वाले हैं, अर्थात उसके जैसा ही है। किसके जैसा, संस्कृत भाषा के जैसा। ठीक है, यहां पर बात करते हैं 2 नंबर विशेषता पर। 2 नंबर विशेषता में कहा गया है तत्सम शब्द प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों और साहित्य कृतियों में अधिक पाए जाते हैं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
दोस्तों हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी एक से बढ़कर एक धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों का, इन सभी शास्त्रों का, इन सभी वैदिक ग्रंथों का निर्माण संस्कृत भाषा में ही हुआ है। संस्कृत भाषा में ही दोस्तों हमारे सभी वेद लिखे गए हैं, हमारे सभी शास्त्र लिखे गए हैं और हमारे सभी पुराणों की रचना हुई है। संस्कृत भाषा ही हमारी सबसे पुरानी भाषा है, क्योंकि इस भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा को ही क्या कहा जाता है? देव भाषा भी कहा जाता है। हमारे जो देवी देवता होते हैं वो दोस्तों संवाद के रूप में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा संस्कृत भाषा ही होता है। हम लोग भले ही दोस्तों बिल्कुल भी संस्कृत भाषा का प्रयोग अपने संवाद के रूप में, अपने बोलचाल के रूप में ना करें, लेकिन हमारे जो देवी देवता होते हैं वो दोस्तों अपने संवाद के रूप में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया करते हैं। आप लोग दोस्तों सीरियल भी देख सकते हैं, कोई भी अगर आप लोग धर्म से रिलेटेड सीरियल देखिएगा, चाहे वो दोस्तों आपका गणेश पुराण हो, चाहे वो दोस्तों हर हर महादेव हो, या हनुमान जी हो, या कृष्ण लीला हो, कोई भी अगर आप लोग सीरियल या अगर आप लोग मूवी देखिएगा तो उसमें आने वाले जो भी दोस्तों पात्र होंगे वो अपने शब्दों में शास्त्र संगत शब्द ही बोलेंगे। ये शब्द कहाँ से आए हैं? ये शब्द दोस्तों संस्कृत भाषा से ही आए हैं। हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थोवेद और उसके बाद दोस्तों सामवेद, इन चारों वेदों का निर्माण संस्कृत भाषा में ही हुआ है। इन चारों वेदों का ज्ञान देने वाले शंकर जी थे, जिन्होंने दोस्तों अपना ज्ञान किन्हें दिया था? इन चारों वेदों का ज्ञान किन्हें दिया था? ब्रह्मा जी को दिया था। जब ब्रह्मा जी ने इन चारों वेदों का ज्ञान ले लिया था तो दोस्तों उन्होंने ही 4 वेदों की रचना की थी। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थोवेद। और इन चारों वेदों का विभाग करने वाले, इन चारों वेदों का अनुवाद करने वाले, हिंदी में अनुवाद, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमारे 4 वेद जो हैं, 4 जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थोवेद, इनमें लिखे गए कुल जितने सारे दोस्तों ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, जो उपनिषद है, जो अर्णयक है, ये सभी के सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। लेकिन इनका अनुवाद हिंदी में करने वाले कौन थे? इनका अनुवाद हिंदी में करने वाले थे वेद व्यास। इसीलिए कहा जाता है कि वेदों की रचना करने वाले वेद व्यास थे, जो कि वास्तविक तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। वेदों की रचना करने वाले थे कौन? तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब इन चारों वेदों का निर्माण कर दिया था तो दोस्तों इन चारों वेदों का जो भाग है वो कौन किए थे? वो किए थे कृष्ण देवप्यान, जिनका नाम क्या था? वेद व्यास। वेद व्यास जी का ही पुराना नाम था कृष्ण देवप्यान। हर एक वेद के 4 भाग उन्होंने किया था, जिसे हम लोग संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और अर्णयक के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके समझ सकते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, ये सभी ग्रंथ हमारे संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, अर्थात तत्सम शब्दों में ही लिखे गए हैं। क्योंकि जो शब्द हमारे दोस्तों संस्कृत भाषा में होंगे वो कहीं ना कहीं तत्सम ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अगले नंबर के विशेषता में। अगले नंबर विशेषता में कहा गया है तत्सम शब्दों में संस्कृत के व्याकरणिक नियमों का पूरी तरह पालन होता है। तत्सम शब्दों में, ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें लौकिक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत को अगर आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा तो लौकिक संस्कृत में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि उसमें दोस्तों पाणिनि नाम के एक महर्षि आए थे। उन्होंने दोस्तों अपने तप से, उन्होंने दोस्तों अपने तपस्या से भगवान शंकर को प्रकट किया था। महादेव जी उनके समक्ष आए थे, उन्होंने दोस्तों 14 सूत्र उनको दिए थे और उन 14 सूत्रों की सहायता से जो पाणिनि थे उन्होंने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का निर्माण किया था। इन्हीं वर्णों के निर्माण के हो जाने से दोस्तों हमारी भाषा का निर्माण हुआ था। हमारा जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही आगे चलकर विस्तृत हो पाया था और इसी लौकिक संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ था और हिंदी भाषा के निर्माण हो जाने से दोस्तों अन्य प्रकार की भाषाओं का भी निर्माण हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, व्याकरणिक जो नियम है वो नियम आया था किसके लिए? तो लौकिक संस्कृत के लिए।
है। लौकिक जो संस्कृत है उसमें ही व्याकरणिक नियम अपनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर देखें तत्सम शब्दों का, तो तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत शब्द, तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत शब्द। अगर कोई शब्द संस्कृत वाला होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो किससे संबंधित होगा, तो व्याकरणिक नियमों से संबंधित होगा, इसलिए व्याकरणिक नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग, अगर यहाँ पर आप लोग दोस्तों संस्कृत में कोई शब्द अगर आप लोग मानकर चलते हैं ऋषि लिख रहे हैं, ऋषि, अगर आप लोग संस्कृत में ऋषि लिख रहे हैं तो दोस्तों देखिए ये जो री है, ये री संस्कृत भाषा से ही आया है, संस्कृत भाषा के व्याकरण से ही आया है। ये जो मूर्धनी से है यह भी संस्कृत भाषा के व्याकरण से ही आया है। सबसे जो हमारा पुरातन व्याकरण है वो दोस्तों संस्कृत भाषा का ही व्याकरण है, जो कि लौकिक संस्कृत से संबंधित है, ना कि हिंदी भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो दोस्तों लौकिक संस्कृत पर ही आश्रित है, लौकिक संस्कृत पर ही डिपेंडेड है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं आगे दोस्तों। ये शब्द भाषा की प्राचीनता और संस्कृति के प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों जब हमारा संस्कृत का भाषा ही पुरातन है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जो तत्सम शब्द होंगे, कौन, देखिए मैंने फिर तत्सम बोल दिया, तत्सम नहीं, क्या बोलेंगे, तत्सम। जो तत्सम शब्द होंगे, जो तत्सम अर्थात संस्कृत शब्द होंगे वो हमारे भाषा की प्राचीनता को प्रकट करेंगे, वो हमारे संस्कृति के प्रतीक होंगे। दोस्तों जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बड़े बड़े महापुरुष थे, जो हमारे दोस्तों बहुत ही पुरातन काल के, बहुत ही दोस्तों प्राचीन काल के जो हमारे दोस्तों महापुरुष थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो अपने संवाद के रूप में दोस्तों तत्सम शब्द का ही प्रयोग किया करते थे। वो लोग दोस्तों कभी भी जो आज का जो आप देसी भाषा देख रहे हैं, जो आज के आप लोग विदेशी भाषा देख रहे हैं, जो आप लोग आज उर्दू भाषा, फारसी भाषा, डच भाषा, आप लोग जो इंग्लैंड भाषा जो आज आप लोग देख रहे हैं, इन भाषा का प्रयोग कदाचित कभी भी दोस्तों पुरातन काल में नहीं किया जाता था। अगर आप लोग दोस्तों, अगर आप लोग गणेश लीला देखें या अगर आप लोग रामायण देखें, रामायण को देखिएगा बढ़िया से, रामायण में राम जी हो, चाहे दोस्तों सीता जी हो, चाहे राजा दशरथ हो, चाहे दोस्तों राजा दशरथ के बाद कोई भी, देखिए रामायण में आने वाला कोई भी पात्र हो, चाहे वो दोस्तों स्वयं रावण ही क्यों ना हो, वो अपने संवाद के रूप में किन शब्दों का प्रयोग किया है, तो दोस्तों शास्त्र संगत शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृत शब्द यानी कि तत्सम शब्द। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो तत्सम शब्द है वो दोस्तों हमारे प्राचीनता का प्रतीक है, हमारे संस्कृति का प्रतीक है। तत्सम शब्द ये बताते हैं हम सभी युवाओं को, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी बताएंगे, और आज के जो वर्तमान में ये पीढ़ी है उनको हमारे ये तत्सम शब्द बता रहे हैं कि हमारा जो प्राचीन काल था, हमारे प्राचीन काल के जो लोग थे वो कितने श्रेष्ठ थे, वो कितना उच्च भाषा बोलते थे, वो कितना उच्च विचार रखते थे, और अपने भाषा में किस तरीके से वो शास्त्र संगत शब्दों का उच्चारण करते थे। दोस्तों आज हम लोग लड़की को छौड़ी बोलते हैं ना, आप लोग गाँव में या दोस्तों आप लोग छोटे मोटे क्षेत्रों में देखिएगा लड़कियों को छौड़ी कहा जाता है, लड़कियों को बहुत सारे दोस्तों मतलब नाम से उच्चारित किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें शास्त्र संगत का, तो शास्त्र संगत में लड़की को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, युवती, युवती कहा जाता है, लड़का को युवक कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। इस तरीके से दोस्तों शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके अनुसार, तो तत्सम शब्द के अनुसार। जो हमारा जो सूरज है उसका नाम दिया जाता है सूर्य, जो हमारा ये धरती है इसका नाम दिया जाता है पृथ्वी, जो हमारा दोस्तों आकाश है उसका नाम दिया जाता है दोस्तों गगन, जो हमारा दोस्तों ये बॉडी जो आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो, बॉडी आप अंग्रेजी में बोलते हो, इसको हम लोग संस्कृत में दोस्तों शरीर के नाम से जानते हैं। संस्कृत में जो भी शब्द हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग हमारे प्राचीन काल के, हमारे पुरातन काल के लोग किया करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पुरातन काल के लोग तो आदिवासी थे, पुरातन काल के लोग तो बंदर थे क्योंकि बंदर से हम निकल कर आए हैं। तो दोस्तों ये मानना आप लोगों का गलत है, हम लोग बिल्कुल भी बंदर के संतान नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल भी बंदर से निकल कर नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग अपने पूर्वजों से निकल कर आए हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो दोस्तों बहुत ही उच्च विचार के थे, बहुत विद्वान थे, बहुत तेजस्वी
थे, बहुत ही दोस्तों वो ज्ञानी थे। ज्ञानी थे तभी ना उनके पास चारों वेदों का ज्ञान हुआ करता था। ज्ञानी थे तभी ना दोस्तों वो लोग क्या करते थे कि शास्त्रों का निर्माण कर देते थे। बड़े बड़े दोस्तों जो ग्रंथ होते थे उनका निर्माण कर देते थे, वो भी किसके भाषा में, तो दोस्तों संस्कृत के भाषा में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे प्राचीन काल के लोग कितने दोस्तों विद्वान हुआ करते थे। तो आप लोग ये मत समझना कि प्राचीन काल के लोग जो हुआ करते थे वो बंदर हुआ करते थे। बंदर के संतान हम नहीं है, हम लोग मनु के संतान है। जो मनु है ना, मनु जो आप लोग, अगर आप लोग मनु स्मृति पढ़िएगा, मनु स्मृति, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से पूरा चीज पढ़ने को मिलेगा कि हम लोग कैसे बने हैं, कैसे सृष्टि में आए हैं, कैसे हमारा उद्भव हुआ है, हमारा आने का इस संसार में प्रयोजन क्या है। सारा चीज आप लोगों को मनु स्मृति में पढ़ने को मिलेगा। विज्ञान पढ़िए ठीक है, आप लोग समाज पढ़िए ठीक है, आप लोग प्राचीन काल की जो इतिहास है उसके बारे में जानिए, लेकिन पूरा आप लोग उसका जानकारी रखिए, बिल्कुल भी आधा अधूरा नहीं। क्योंकि कहा भी जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। अगर आप लोग आधा अधूरा ज्ञान रखिएगा तो बाद में आगे आप लोगों को फंसना ही पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हम तद्भव शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। आपका जो तद्भव शब्द है दोस्तों वो आश्रित है किस पर, वो आश्रित है तत्सम शब्द पर। मैंने आप लोगों को तत्सम शब्द बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये जान लिया है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग तद्भव शब्द को समझने से पहले सबसे पहले यह समझिएगा कि तद्भव का अर्थ क्या होता है। यदि हम बात करें तद्भव के निर्माण प्रक्रिया का, तो दोस्तों तद्भव का जो निर्माण है वो हुआ है दो मूल शब्दों के मिलने से, जिसमें पहला है तत् और दूसरा है आपका उद्भव। तत् और उद्भव के मिलने से ही हमारा तद्भव बना हुआ है। यहाँ पर तत् का अर्थ ले लेंगे तत्सम और उद्भव का अर्थ ले लेंगे जन्म। यहाँ पर तत् का अर्थ हो जाएगा तत्सम और उद्भव का अर्थ हो जाएगा जन्म। यदि हम दोनों को एक साथ मिलाकर अर्थ निकालें तो दोस्तों हमारा अर्थ क्या निकलेगा, हमारा अर्थ निकलेगा तत्सम जन्म, यानी कि जिनका जन्म तत्सम से हुआ है उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा तद्भव। जिनका जन्म तत्सम से हुआ है उन्हें ही तद्भव कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो तद्भव है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है शब्द से। अर्थात आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस शब्द का जन्म, जिन शब्दों का जन्म तत्सम शब्दों से हुआ है उन्हीं शब्दों को कहा जाएगा तद्भव शब्द। वैसे शब्द जिनका निर्माण तत्सम शब्दों से हुआ है वैसे शब्दों को क्या कहा जाएगा, वैसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाएगा। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए कि तद्भव शब्द वास्तव में क्या होते हैं और इनकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परिभाषा में कहा गया है संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि संस्कृत में आने वाले जो भी शब्द हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है यदि उनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है। संस्कृत में आने वाले जो भी शब्द होते हैं यदि उनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है ज्यों का त्यों, तो दोस्तों हम लोग उन्हें तत्सम शब्द के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिभाषा में यही चीज बोला गया है संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ बदले हुए रूप में, यानी कि उनके स्वरूप में बदलाव होता है। तत्सम जो शब्द होते हैं उनके स्वरूप में, उनके उच्चारण में कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें तद्भव शब्द का, तो दोस्तों तद्भव वाले जो भी शब्द होते हैं उनके स्वरूप और उनके उच्चारण में बदलाव हो जाते हैं। किनके तुलना में, तो तत्सम वाले शब्दों की तुलना में। दोस्तों यहाँ पर जो भी आप शब्द देख रहे हैं
हैं ये सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द से ही लिए गए हैं, लेकिन इनका जो स्वरूप है, इनका जो उच्चारण है वो दोस्तों तत्सम शब्दों से भिन्न हो चुका है, अर्थात बदल चुका है, अलग हो चुका है, भिन्न हो चुका है। अगर हम बात करें कपूर का तो दोस्तों कपूर का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा कर्पूर। क्या होगा? कर्पूर होगा। कर्पूर एक प्रकार का तत्सम शब्द है और इसी शब्द से कपूर हमारा बना हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करें खजूर का तो दोस्तों खजूर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है खरजूर, लेकिन यहाँ पर खरजूर से क्या बना? खरजूर से बन गया है खजूर। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि खजूर हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द और खरजूर हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द। यहाँ पर दोस्तों खरजूर का जो उपयोग है वो दोस्तों हिंदी और संस्कृत दोनों साहित्य में भी किया जाएगा। किस रूप में? तो खरजूर के ही रूप में। लेकिन अगर हम बात करें खजूर का तो दोस्तों खजूर का जो प्रयोग है वो केवल और केवल हिंदी साहित्य में ही किया जाएगा, ना कि संस्कृत साहित्य में किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें आग को तो दोस्तों आग जो है वो एक प्रकार का तद्भव शब्द है, क्योंकि आग बना किससे है? आग बना हुआ है तत्सम शब्द से। आग का तत्सम शब्द क्या होता है? आग का तत्सम शब्द होता है अग्नि, यानी कि संस्कृत शब्द होता है अग्नि। इसी शब्द से निकलकर आया हुआ है आग। दोस्तों जब इस अग्नि का विस्तार हुआ, इस अग्नि के स्वरूप में बदलाव हुआ, इनके उच्चारण में बदलाव हुआ और बदलाव होने के फलस्वरूप जिस नए शब्द का निर्माण हुआ उसी शब्द का नाम दे दिया गया क्या? उसी शब्द का नाम दे दिया गया तद्भव। क्योंकि इन सभी शब्दों का उदय, इन सभी शब्दों का जन्म किससे हुआ है? इन सभी शब्दों का जन्म तत्सम शब्दों से ही हुआ है। अगर अग्नि नहीं रहता तो आग बिल्कुल भी नहीं आ पाता, अगर कर्पूर नहीं रहता तो कपूर बिल्कुल भी नहीं आ पाता, यदि सर्प नहीं रहता तो सर्प से सांप नहीं बनता, यदि दोस्तों चंद्र नहीं रहता चंद्र से चांद नहीं बनता, यदि दोस्तों लौह नहीं रहता लौह से लोहा नहीं बनता, यदि दोस्तों दधी नहीं रहता दधी से दही नहीं बनता, यदि दोस्तों दग्धि नहीं रहता, दग्धि नहीं दुग्ध, दुग्ध नहीं रहता तो दुग्ध से दूध नहीं बनता, यदि दोस्तों कर्ण नहीं रहता तो कर्ण से कान बिल्कुल भी नहीं बनता। आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे शब्द दोस्तों किससे बने हुए हैं? तो तत्सम वाले शब्दों से ही बने हुए हैं। आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों इसमें आए हैं तत्सम शब्द और इसमें आए हुए हैं तद्भव शब्द। तत्सम से ही तद्भव शब्द का निर्माण हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्सम में दोस्तों जो नाम है वो है अंगुली। अगर हम बात करें तद्भव का तो तद्भव में हो जा रहा है अंगुली। दोस्तों अंगुली का प्रयोग संस्कृत और हिंदी इन दोनों साहित्य में एक ही स्वरूप में होगा, यानी कि इसी रूप में होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इस शब्द का तो इस शब्द का प्रयोग केवल और केवल इस रूप में हिंदी साहित्य में ही होगा। अगर आप संस्कृत साहित्य में इस रूप में प्रयोग करना चाहें, जो संस्कृत साहित्य है, जो संस्कृत भाषा है, उसमें यदि आप लोग इस शब्द को प्रयोग में लाना चाहें तो आप लोग बिल्कुल भी ला नहीं सकते हैं, क्योंकि तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत भाषा में कोई भी स्थान नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य में तत्सम शब्दों के लिए स्थान है। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले नंबर में, अगला है कुकुर। दोस्तों संस्कृत में जो नाम है कुत्ता का वो है कुकुर, लेकिन अगर हम बात करें तद्भव के लिए हिंदी भाषा के लिए तो हिंदी भाषा में दोस्तों ये आ जाता है कुत्ता के लिए, अर्थात तद्भव शब्द के लिए बन जाता है कुत्ता। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तत्सम शब्द कुंभकार का हो गया है कुम्हार। यहाँ पर दोस्तों जो अश्रु है जिसका मतलब होता है आंसू, तो अश्रु का यहाँ पर अर्थ हो गया है तद्भव के लिए आंसू। अश्रु से निकलकर आया हुआ है आंसू। अगर दोस्तों अश्रु नहीं रहता तो आंसू नहीं बनता, गर्त नहीं रहता गड्ढा नहीं बनता, चूर्ण नहीं रहता चूर्ण नहीं बनता, कृषक नहीं रहता किसान नहीं बनता, क्षेत्र नहीं रहता खेत नहीं बनता, यहाँ पर सत्य नहीं रहता सच नहीं बनता, शिक्षा नहीं रहता सिख नहीं बनता, अगर दोस्तों सैया नहीं रहता
रहता तो सेज नहीं बनता, लक्ष्य नहीं रहता तो लाख नहीं बनता, छत्र नहीं रहता तो छाता नहीं बनता, जन्म नहीं रहता तो जन्म नहीं बनता, श्रावण नहीं रहता तो सावन नहीं बनता, सरकारा नहीं रहता तो शक्कर नहीं बनता। आप सभी देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे हिंदी भाषा में आने वाले जितने भी तद्भव शब्द हैं, ये सारे के सारे तद्भव शब्द हमारे तत्सम शब्द से ही निर्मित हुए हैं। तत्सम शब्द के कारण ही हमारे तद्भव शब्दों का निर्माण हुआ है, उनका स्वरूप मिला हुआ है। यदि दोस्तों तत्सम शब्द बिल्कुल भी निर्मित नहीं हुए रहते तो हमारे तद्भव शब्दों का जो अस्तित्व है वो भी प्राप्त नहीं हो पाता, उनका जो स्वरूप है वो नहीं मिल पाता। यहाँ पर मैंने कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्द लिया है जिसे पढ़कर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे वो कौन कौन से शब्द हैं जो कि तत्सम से बने हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ तत्सम और तद्भव शब्द लिया हुआ है जिसे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़कर समझ सकते हैं। मैं ये पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ के माध्यम से इन सभी शब्दों को अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग तद्भव शब्द के विशेषता पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें पहले नंबर के विशेषता पर, तो दोस्तों यहाँ पर पहला विशेषता में कहा गया है इस वर्ग में ऐसे शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा से पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश के माध्यम से अपना पूरा मार्ग तय करके आए हैं। मैंने आप लोगों को बताया ही दोस्तों कि जो तद्भव शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द से निकलकर आए हुए होते हैं, उनका निर्माण तद्भव शब्द से नहीं बल्कि तत्सम शब्द से हुआ रहता है। जब भी किसी शब्द का निर्माण तत्सम शब्द से हुआ रहता है वही शब्द तद्भव के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कोई भी शब्द अगर तत्सम से तद्भव में आता है तो डायरेक्ट नहीं आता बल्कि वो बहुत ही मार्गों को तय करते हुए आता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस वर्ग में ऐसे शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा अर्थात तत्सम से पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश से होते हुए अपना पूरा मार्ग तय करते हैं। देखिए पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश से होते हुए वे तद्भव के रूप में परिवर्तित होते हैं, तब जाकर उन सभी शब्दों का प्रयोग हमारे हिंदी साहित्य में किया जाता है, हमारे हिंदी भाषा के उच्चारण के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें आगे तो दोस्तों अगले नंबर विशेषता में है ये शब्द संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुए हैं लेकिन समय के साथ उनके स्वरूप और उच्चारण में परिवर्तन हो गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं समय के साथ इनके उच्चारण और स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। पहले दोस्तों हम लोग तत्सम में कार्य बोलते थे लेकिन बाद में कार्य का जो नाम है वो रूपांतरित हो गया किसमें, तो काज में रूपांतरित हो गया। पहले हम लोग किसान को तत्सम में कृषक बोला करते थे लेकिन धीरे धीरे दोस्तों समय के साथ कृषक का जो रूपांतरण है वो हो चुका किसान में। पहले हम लोग दोस्तों बोलते थे चतुर्थ, ठीक है, चार को हम लोग पहले चतुर्थ बोलते थे लेकिन धीरे धीरे जो चतुर्थ है वो परिवर्तित हो गया चौथा में यानी कि चतुर्थ में। पहले हम लोग दोस्तों मोर को मयूर बोला करते थे। पहले दोस्तों जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्हें योगी कहा जाता था लेकिन योगी वाला जो शब्द है वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर जोगी के रूप में आ गया। जोगी आपका हो जाएगा तद्भव शब्द और योगी आपका हो जाएगा एक प्रकार का तत्सम शब्द, क्योंकि संस्कृत भाषा में योगी का ही उच्चारण किया जाता है ना कि जोगी का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों पहले हम लोग लाज को लज्जा बोलते थे, ठीक है, पहले हम लोग तत्सम के लिए लज्जा शब्द का उच्चारण करते थे लेकिन बाद में धीरे धीरे यही लज्जा लाज के रूप में परिवर्तित हो गई। पहले दोस्तों हम लोग धुआं को धूम्र बोलते थे लेकिन बाद में यही धूम्र धुआं के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले दोस्तों हम लोग बोलते थे क्या, तो पहले हम लोग दोस्तों बोलते थे नंगा को नगन, नगन अवस्था पहले बोलते थे लेकिन अब यही नगन हो गया किस में परिवर्तित, तो दोस्तों नंगा
नंगा में परिवर्तित हो गया। नंगा हमारा हो गया तद्भव और नगन हमारा हो गया तत्सम। देखिए जितने भी हमारे तत्सम शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द पढ़ने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे होंगे और साथ ही उच्चारित करने में भी काफी मर्यादा पूर्ण लग रहे होंगे। तत्सम वाले जो भी शब्द होते हैं वो मर्यादा पूर्ण होते हैं। जब आप लोग तत्सम शब्द का उच्चारण करते हैं तो दोस्तों उनका उच्चारण करने में आप लोगों को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो तत्सम शब्द होते हैं वो दोस्तों मर्यादा पूर्ण शब्द होते हैं, संस्कृति पूर्ण शब्द होते हैं। आप खुद यहाँ पर पढ़कर देख लीजिए, एगो यहाँ पर आप नगन पढ़िए और उसके बाद आप नंगा पढ़िए, दोनों में दोस्तों बहुत ही अंतर है। यहाँ पर नगन एक तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मर्यादा के रूप में उच्चारित हो रहा है और नंगा दोस्तों एक तरीके से बहुत ही दोस्तों एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से दोस्तों चरित्रहीन रूप में उच्चारित हो रहा है। ठीक है, मतलब यह शब्द उच्चारण करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें अपने मुख से सदैव और सदैव वैसे ही शब्दों का उच्चारण करना चाहिए जो दोस्तों मर्यादा पूर्ण होते हैं, जो शास्त्र संगत होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अगले नंबर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो अगला नंबर है इसमें बोला गया है ये शब्द आम बोलचाल और लोक भाषा में अधिक प्रचलित होते हैं। दोस्तों पहले के जो हमारे लोग हुआ करते थे, पहले के जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, मैंने आप लोगों को आगे भी बताया, पहले के हमारे जो महर्षि ऋषि मुनि या जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने परिवार के साथ, वो अपने प्रजा के साथ, वो अपने भाई के साथ, अपने बंधु के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने सभी सभागण के साथ शास्त्र संगत शब्दों का ही इस्तेमाल किया करते थे संवाद के रूप में। ठीक है, अपने संवाद के लिए हमेशा और हमेशा तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया करते थे। लेकिन बाद में दोस्तों जब तत्सम शब्द परिवर्तित होकर तद्भव के रूप में आ चुका, तद्भव में जब तत्सम का रूपांतरण हो गया अर्थात तत्सम शब्दों से जब तद्भव शब्द बन गया तो दोस्तों धीरे धीरे अब यही शब्द क्या हो गया, हमारे क्षेत्रों में, हमारे दोस्तों जो लोक क्षेत्र होते हैं वो उसमें वो प्रचलित हो गया। हमारे जो संप्रदाय के लोग हैं, हमारे भारत देश के अलग अलग संप्रदाय के जो लोग हैं, अलग अलग जो संस्कृति के लोग हैं, वो क्या करने लगे, वो दोस्तों इन्हीं शब्दों का प्रयोग अपने बोलचाल के भाषा के रूप में करने लग गए। अगर आप भारत के किसी भी कोने में जाइएगा तो दोस्तों आप लोग ज्यादातर ही तद्भव शब्दों को ही सुनिएगा, ना कि आप लोग तत्सम शब्दों को सुनिएगा। तत्सम शब्द आप लोगों को केवल और केवल महर्षि ऋषि मुनि जो होते हैं उनसे ही आप लोगों को सुनने को मिलेगा। जो दोस्तों हमारे जो संत होते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनसे ही आप लोगों को तत्सम शब्द सुनने को मिलेगा आज के इस जमाने में। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगला नंबर में तद्भव शब्द भाषा की आधुनिकता और व्यवहारिकता को दर्शाते हैं। आज हम अपने आधुनिक समय में इस दोस्तों हम लोग मॉडर्न जमाना में जिस भाषा का उच्चारण कर रहे हैं, इस भाषा में आने वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द तद्भव वाले ही होते हैं या फिर देशज वाले होते हैं। दोस्तों देशज और विदेशज इन दोनों शब्दों के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग यह समझिएगा कि तद्भव वास्तव में क्या होता है और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। हम लोग आज अपने इस जमाने में जिन शब्दों का प्रयोग अपने बोलचाल के रूप में करते हैं, अपने हिंदी भाषा के रूप में करते हैं, वो शब्द तद्भव वाले ही होते हैं। बहुत ही नगण्य अवस्था में, बहुत ही दोस्तों कम मात्रा में हम लोग तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि हमें दोस्तों अधिक मात्रा में तत्सम शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये शब्द सामान्य बातचीत और रोजमर्रा की भाषा में अधिक उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों हम लोग अपने डेली लाइफ में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने हिंदी भाषा के रूप में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे सभी के सभी शब्द तद्भव प्रकृति वाले ही होते हैं। अर्थात हमारे भाषा में शामिल होने वाले जितने भी शब्द होते हैं ये सारे के सारे शब्द तद्भव ही शब्द होते हैं। दोस्तों यदि हम आप लोगों से ये कहें कि हम लोग अपने हिंदी भाषा में तद्भव शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या फिर अपने समाज के लोगों से हम कहें कि आप लोग अपने हिंदी भाषा में तद्भव शब्द का ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा। दोस्तों हम लोग अपने बचपन से, हम लोग अपने शिशु अवस्था
से, अपने शैशवावस्था से जिन शब्दों के बारे में सुनते आ रहे होते हैं, जिन शब्दों के बारे में हमें पता होता है, जो शब्द हमें सुनाया जाता है, जिन शब्दों की ध्वनियाँ हमारे कानों तक पहुँचती है, हम लोग उन्हीं शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। हम लोग उन्हीं शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं और बाद में हम लोगों को इन शब्दों की आदत पड़ जाती है। हम लोग ऐसा ही शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों एक ऐसे समाज में रह रहा है जहाँ के लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, तो दोस्तों वह व्यक्ति भी क्या करता है, वह व्यक्ति भी भोजपुरी भाषा बोलना शुरू कर देता है। अर्थात अगर उस संस्कृति में किसी बच्चे का पालन होता है तो दोस्तों वह बच्चा भी क्या करता है, वह बच्चा भी भोजपुरी बोलना शुरू कर देता है। अगर किसी समाज के लोग मैथिली बोलना शुरू करते हैं तो दोस्तों वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, मैथिली बोलना शुरू कर देते हैं। अगर दोस्तों किसी संस्कृति के लोग अगर मानकर चलते हैं कन्नड़ बोलना शुरू करते हैं, कन्नड़ में अगर बातचीत करते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कन्नड़ में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, कन्नड़ में लिखना और पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें बचपन से जो भी पढ़ाया जाता है, हमें बचपन से जो भी सिखाया जाता है, हमें बचपन से जो भी हमारे समाज के लोगों के द्वारा, हमारे माता पिता और स्कूल के शिक्षकों के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जाता है, हमें किताबों के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है, जो शब्द हमें देखने को मिलता है, उन्हीं शब्दों का उच्चारण हम लोग करना शुरू कर देते हैं। अगर हमें बचपन से ही तत्सम शब्दों का उच्चारण करने के बारे में सिखाया जाता, अगर हमें बचपन से ही तत्सम शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता होता तो दोस्तों हम लोग अपने भाषा में तत्सम शब्दों को ही शामिल करते, ना कि तद्भव शब्द को शामिल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग अपने रोजमर्रा में अर्थात अपने इस आधुनिक समय में अपने हिंदी भाषा के रूप में दोस्तों तद्भव शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर चार्ट है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला जो नंबर है वो है देशज शब्द। आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, यह बहुत ही हल्का शब्द है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देशज के अर्थ पर। दोस्तों यदि हम देशज को तोड़ें तो देशज दो मूल ध्वनि में टूट जाएगा, जिसमें से पहला होगा देश और दूसरा होगा ज। यहाँ पर ज का अर्थ हम लोग ले लेंगे जन्म। हम लोग यहाँ पर ज का अर्थ क्या ले लेंगे, जन्म। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस शब्द का जन्म हमारे इस देश में हुआ है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जिन शब्दों का जन्म हमारे इस देश में हुआ है उन्हीं शब्दों को देशज शब्द कहा जाएगा। वैसे शब्द जिनका निर्माण हमारे इस देश में हुआ है, हमारे इस भारत देश में हुआ है, उन्हीं शब्दों को क्या कहेंगे, उन्हीं शब्दों को देशज शब्द कहेंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक बहुत ही बड़ा और विशाल देश है। हमारा भारत देश संस्कृति से परिपूर्ण और एक समृद्ध देश है। हमारे भारत देश में कई प्रकार के जातियों के लोग निवास करते हैं। हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग निवास करते हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारा के रूप में मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों हमारा भारत देश देखने में बहुत ही बड़ा और विशाल है, लेकिन हमारा भारत देश कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, कई संप्रदाय में बटा हुआ है, कई संस्कृतियों में बटा हुआ है। हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग लोग होते हैं। अपने संस्कृति के अनुसार, अपने रहन सहन के अनुसार, अपने दोस्तों बोलचाल के अनुसार क्या करते हैं, अपनी अलग अलग भाषा दोस्तों बोलना पसंद करते हैं। अर्थात तो उनकी जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर हम बिल्कुल भी हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि बोली उसे कहा जाता है जो एक छोटे क्षेत्र में बोला जाता है, जो एक छोटे समुदाय में बोला जाता है, जो एक छोटे समाज में बोला जाता है। जब दोस्तों एक छोटे और एक सीमा के अंतर्गत वाले समाज में जब कोई भी दोस्तों भाषा बोला जाता है तो उसे बोली के रूप में ही जाना जाता है। बोली में आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें बिल्कुल भी लेखन के रूप में नहीं लिया जाता, क्योंकि बोली वाले शब्दों का कोई भी साहित्य नहीं होता और इनका जो दोस्तों मान है, इनका दोस्तों जो विस्तार है वो पूरे देश में बिल्कुल भी नहीं हुआ रहता है। इन शब्दों के बारे में सभी लोग नहीं जानते हुए रहते हैं। ठीक है, जिससे कि सारे लोग क्या कर सके, इन शब्दों को अर्थात उनके भाषा का उच्चारण कर सकें। देखिए
अगर आप दोस्तों वृंदावन जाइएगा तो वहाँ के लोग ब्रज भाषा बोलते हैं। अगर दोस्तों आप लोग झारखंड जाइएगा तो वहाँ के लोग झारखंडी भाषा बोलते हैं। अगर दोस्तों आप लोग बिहार जाइएगा तो वहाँ के लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, बिहारी भाषा बोलते हैं। अगर दोस्तों आप लोग कन्नड़ क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो कन्नड़ भाषा बोलते हैं। हमारा भारत देश दोस्तों कई भागों में बटा हुआ है और कई भागों में बटने के कारण ही वहाँ के जो लोग होते हैं, अलग अलग भागों के जो लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो दोस्तों अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो उनके भाषा के कारण ही, उनके बोली के कारण ही दोस्तों ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ है जिनका कोई भी संबंध हमारे तत्सम और तद्भव से नहीं है। तत्सम और तद्भव शब्दों से दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण उनके बोली से हुआ है, उनके उपभाषा से हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो आप पेट देख रहे हैं, जो आप डिबिया देख रहे हैं, जो आप लोटा देख रहे हैं, ये सभी के सभी शब्द देशज शब्द हैं। ये सभी के सभी शब्द मानव द्वारा निर्मित किए गए शब्द हैं। दोस्तों यहाँ पर आप चम्मच यहाँ पर देख रहे हैं, चम्मच नहीं है चमचम है। जो आप चमचम देख रहे हैं, जो आप लड्डू देख रहे हैं, जो आप खटखटाना देख रहे हैं, जो आप खिचड़ी देख रहे हैं, खटिया देख रहे हैं, कुटिया देख रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द आपके देशज शब्द के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि इन सभी शब्दों को निर्मित करने वाले हमारे देश के ही लोग होते हैं। इसलिए इन सभी शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द। तो आप लोग बस इतना ही समझ कर रखिएगा दोस्तों कि जिन शब्दों का निर्माण हमारे भारत देश में हुआ है, जो शब्द बिल्कुल भी तत्सम और तद्भव से निकल कर नहीं आए हैं, उन्हें ही कहा जाता है क्या? उन्हें ही कहा जाता है देशज शब्द। दोस्तों हालांकि देशज शब्द में आने वाले सभी शब्दों को बिल्कुल भी हिंदी के रूप में नहीं लिखा जाता है, अर्थात लेखन के रूप में नहीं लिखा जाता है, लेकिन हमारे देशज शब्द में आने वाले बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक साहित्य होता है, जिनको लेखन के रूप में लिया जाता है, हमारे हिंदी साहित्य में लेखन के रूप में लिया जाता है, शामिल किया जाता है। क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि हमारे देशज शब्दों में आने वाले ऐसे शब्द हैं दोस्तों, हमारे देशज शब्दों में आने वाले ऐसे शब्द हैं जिन्हें पूरा देश ही जानता है, जिन्हें पूरे देश के लोग ही जानते हैं, चाहे उनका संस्कृति कुछ भी क्यों ना हो, उनका धर्म कुछ भी क्यों ना हो, वो दोस्तों किसी भी संप्रदाय से अपना संबंध क्यों ना रखते हो, उस शब्द के बारे में उन्हें ज्ञान रहता है। अगर हम बात करें पेट के बारे में तो दोस्तों इस पेट का ज्ञान सभी लोगों को है। अगर आप लोग उत्तरी भारत में चल जाएं, दक्षिणी भारत में चल जाएं, या दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कोने में चल जाएं और पेट शब्द का उच्चारण करें तो लोग समझ जाएंगे पेट किसे कहा जाता है। छाती का जो निचला भाग होता है उसी को पेट कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों तत्सम का, तो तत्सम में पेट को कहा जाता है क्या? तत्सम में पेट को उदर कहा जाता है, लेकिन देशज शब्द के लिए हम लोग उदर को पेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेट बोलेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों ने सारा चीजें समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेषता में कहा गया है पहले नंबर में, देशज शब्द पूरी तरह से किसी क्षेत्र विशेष की लोक भाषा या बोली से उत्पन्न होते हैं। मैंने बोला ना आप लोगों को, मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, हमारा भारत देश कई भागों में बटा हुआ है, कई संस्कृतियों में बटा हुआ है, कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, और हर एक क्षेत्र की जो भाषा होती है, जो बोली होती है, वो अलग अलग होती है। अलग अलग जो भाषाएं होते हैं उनके अनुसार ही हमारे देशज भाषा का निर्माण हुआ है। दोस्तों हमारे भारत देश में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जानते हैं बूची कहा जाता है या फिर बूचन कहा जाता है। ठीक है, बाबू कहा जाता है, बुच्ची कहा जाता है। ठीक है, हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार क्षेत्र में। अगर आप लोग झारखंड क्षेत्र में चले जाइएगा तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मुन्नी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुन्नी से उच्चारित करते हैं, मुन्नी, मुन्ना, इस रूप में क्या करते हैं? उच्चारित करते हैं। अगर आप लोग किसी और क्षेत्र में चले जाइएगा, पश्चिम बंगाल, या फिर दोस्तों अगर आप लोग मुंबई चले जाइएगा, या दोस्तों अगर आप लोग त्रिपुरा चले जाइएगा, अगर आप लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश चले जाइएगा, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो कुछ और ही भाषा बोलेंगे। उनके भाषा में आने वाले जो शब्द होंगे वो दोस्तों कुछ और ही होंगे। देखिए दोस्तों, शब्द में केवल बदलाव होता है, लेकिन शब्द जिसके लिए उच्चारित किया जा रहा है उसमें कोई भी बदलाव
नहीं रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों केवल और केवल शब्द में बदलाव है। दोस्तों उदर और पेट दोनों का अर्थ एक ही होता है। पेट और उदर इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन संस्कृति के अनुसार, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, बोलचाल के भाषा के अनुसार ये दो जो शब्द हैं वो दोस्तों निर्मित हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अगले नंबर के विशेषता पर। अगला नंबर जो आप विशेषता देख रहे हैं इसमें कहा गया है, अगला नहीं इसी में और है, और उनका संस्कृत या किसी अन्य भाषा से कोई सीधा संबंध नहीं होता। मैंने ये भी आप लोगों को बताया अभी जस्ट, देशज शब्दों का तत्सम और जो आपका तद्भव शब्द होता है उनसे कोई भी सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगले नंबर में कहा गया है इन शब्दों का उच्चारण और अर्थ पूरी तरह से सरल और स्वाभाविक होता है जो आम लोगों की भाषा में आसानी से समझे जाते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ना, देशज शब्द में आने वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे पूरा देश जानता है, जिसे पूरे देश के लोग ही जानते हैं। दोस्तों जिन शब्दों को देश के पूरे लोग ही जानते हैं वैसे शब्दों का उच्चारण करना बहुत ही दोस्तों सहज और स्वाभाविक होता है। आप लोग ऐसे शब्दों का जो अर्थ है वो आसानी से आप समझ जाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर लोटा है, लोटा है ना जी, लोटा, लोटा को कौन नहीं जानते हैं। लोटा को अगर आप लोग किसी के सामने रखें, लोटा वाला जो शब्द है अगर आप किसी के सामने रखें तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति बता देगा कि लोटा क्या होता है। लोटा यानी कि एक गोलाकार अंडाकार एक बर्तन होता है। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहाँ पर समोसा ले लें, समोसा को भी पूरा देश जानता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दोस्तों खिचड़ी ले लें, खिचड़ी को भी पूरा देश जानता है। लड्डू को भी पूरा देश जानता है, पूरा देश के लोग ही लड्डू को दोस्तों जानते हैं। ठीक है, हाँ मोदक अगर बात करें मोदक, तो दोस्तों मोदक को पूरे देश के लोग नहीं जानते हैं क्योंकि मोदक एक प्रकार का हो जाएगा तत्सम शब्द। यहाँ पर गुलाब जामुन पूरे देश के लोग जानते होंगे, पगड़ी पूरे देश के लोग जानते होंगे, यहाँ पर खटखटाना तो ये भी पूरे देश के लोग जानते होंगे। ये सब दोस्तों सरल और स्वाभाविक शब्द हैं, इनका प्रयोग ज्यादातर दोस्तों होता ही रहता है आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अगले नंबर के विशेषता में। इसमें कहा गया है इन शब्दों का उच्चारण और अर्थ पूरी तरह से सरल और स्वाभाविक होता है जो आम लोगों की भाषा में आसानी से समझे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। अगला नंबर में देखते हैं, इसमें कहा गया है ये शब्द ग्रामीण और क्षेत्रीय क्षेत्रों में अधिक प्रचलित होते हैं और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। दोस्तों जब कोई झारखंड के लोग बिहार में आकर अपना झारखंडी भाषा बोलते हैं तो उससे उनकी संस्कृति का पता चलता है। हमें पता चलता है कि उनकी संस्कृति कैसी है, उनका कल्चर कैसा है, उनका कल्चर झारखंडी है, अर्थात तो वो झारखंड समाज से आते हैं। अगर दोस्तों हम लोग मानकर चलते हैं कि बड़े बड़े अगर शहरों में चल जाए बिहार को छोड़कर, अगर हम वहाँ पर भोजपुरी भाषा बोले, अगर हम लोग वहाँ पर मैथिली भाषा बोले, अगर हम लोग वहाँ पर दोस्तों अपना कोई बिहारी भाषा बोले तो इससे यह पता चलेगा कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं। हमारे भाषा से ही हमारे राज्य का पता चलेगा, हमारी संस्कृति का पता चलेगा और साथ ही हमारे समाज के रहने वाले जो लोग हैं उनका पता चलेगा। तो दोस्तों जो लोग जिस समाज से आते हैं अगर वे लोग अपने समाज की भाषा का उच्चारण करते हैं, उनके समाज के लोगों के द्वारा जो भाषा सिखाया जाता है तो दोस्तों उनके भाषा से ही उनके समाज का पता चलता है, उनके संस्कृति का पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं आगे। आगे दोस्तों देशज शब्दों के निर्माण में किसी विशेष व्याकरणिक नियम का पालन नहीं किया गया होता है। अब देखिए आपको भोजपुरी बोलना है या आपको मगही बोलना है या आपको ब्रज भाषा बोलना है तो इसमें दोस्तों कोई भी व्याकरणिक नियमों का पालन नहीं करना होता है क्योंकि कोई भी दोस्तों व्याकरण का नियम इन भाषाओं के लिए बना ही नहीं है। जो आम उपभाषाएं होती हैं, जो आम दोस्तों बोलियां होती हैं, उनके लिए कोई भी व्याकरण नहीं बना हुआ है। कोई भी व्याकरण के नियम बिल्कुल भी प्रतिपादित नहीं हुए हैं, इसमें बिल्कुल भी व्याकरण को नहीं देखा जाता है। आप लोग बस क्या करते हैं, आप लोग बस अपने बोली के रूप में जो देशज शब्द होते हैं उनका उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अगले नंबर में है ये शब्द भाषा की विविधता और उसकी क्षेत्रीय विशेषताओं को प्रकट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है, जो भी लोग जिस संस्कृति के होते हैं, जिस क्षेत्र के होते हैं, जिस धर्म से होते हैं, उनके भाषा से ही पता चल जाता है कि उनका कौन सा धर्म है, वे किस राज्य से आए हैं और किस परिवेश में ये रहने वाले हैं। उनके भाषा से ही पता चल जाता है और उनके भाषा से ही पता चलता है दोस्तों कि इनकी संस्कृति कैसी है। ठीक है, या फिर ये लोग कौन कौन से शब्द के लिए कौन
कौन कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बर्तन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर दोस्तों किसी यातायात के साधन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मंदिर के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक वस्तु के लिए इनका एक अलग अलग शब्द होता है, ठीक है, हर एक क्षेत्र के लोगों के बोली के लिए। यहाँ पर दोस्तों चलते हैं लास्ट में, नहीं लास्ट नहीं, एक और है, पहले हम यहाँ पर चलेंगे विदेशज। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं बी का मतलब होता है दूसरा, देश का मतलब होता है देश यानी कि दूसरा देश, अजा का मतलब होता है जन्म। जिन शब्दों का जन्म हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में हुआ होता है, वैसे शब्द जिनका जन्म दूसरे देशों में हुआ होता है, उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, उन्हीं शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाएगा, उन्हीं शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाएगा। दोस्तों आज आप लोग अपने आधुनिक भाषा में जो भी आप शब्द उच्चारित करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और साथ ही दोस्तों पुलिस, ये जो आप शब्द देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो शब्द हैं दोस्तों, ये सभी के सभी शब्द हमारे विदेशों से आए हैं, हमारे अंग्रेजों से आए हैं। बॉय गर्ल जो भी आप शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द दोस्तों हमारे विदेशों से आए हैं। इसलिए हम लोग इन सभी शब्दों को क्या कह सकते हैं, इन सभी शब्दों को हम लोग विदेशज शब्द कह सकते हैं। हमारे इंडिया के लोग बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खाते थे, चॉकलेट जो है वो अंग्रेज लोग खाया करते थे। चॉकलेट जो शब्द है वो दोस्तों दूसरे देश से ही आया है। यहाँ पर जून जुलाई अगस्त की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप लोग अंग्रेजी कैलेंडर में आने वाले जो भी आप महीना का नाम देख रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सभी शब्द भी दूसरे देशों से ही आए हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में जो दोस्तों मासिक जो नाम होता है वो होता है फागुन के रूप में, मास के रूप में, चैत के रूप में, और दोस्तों हो जाएगा कार्तिक के रूप में, और उसके बाद आश्विन के रूप में। ऐसा ऐसा नाम हमारे हिंदी साहित्य में होता है। लेकिन जो आप जनवरी फरवरी देख रहे हैं, संडे मंडे देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो नाम होते हैं, स्कूल जो आप सुन रहे हैं, स्कूल, ये जो आप नाम देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप अजीब देख रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, गिरफ्तार देख रहे हैं, यहाँ पर टाई देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, ये सभी जो नाम है, ये नाम, ये शब्द दूसरे देशों से लिए गए हैं। दूसरे देश के लोगों से ही ये शब्द उत्पन्न हुए हैं, जिसे दोस्तों हिंदी भाषा में घुल मिल कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि हमारे हिंदी भाषा में आकर शामिल हो गए हैं और हम लोग अपने भाषा में अर्थात अपने बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये शब्द कैसे होते हैं, ये शब्द विदेशी होते हैं, ना कि स्वदेशी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोला गया है ऐसे शब्द जो दूसरों देशों की भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझिएगा, देखिए यहाँ पर अरबी शब्द जो कि अरब देशों से आया हुआ है। गरीब, यहाँ पर दोस्तों जो गरीब आप शब्द देख रहे हैं ना, यह गरीब शब्द बिल्कुल भी हमारे हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हमारे देश का शब्द नहीं है। यह कौन सा शब्द है, यह एक प्रकार का अरबी शब्द है जो कि अरब के देशों से आया हुआ है। हम लोग कभी भी गरीब को गरीब नहीं बोलते थे, अर्थात गरीब से उच्चारण नहीं उनका किया करते थे। हम लोग गरीब के स्थान पर दीन का उच्चारण किया करते थे। हम लोग गरीब को क्या बोलते थे, हम लोग गरीब को दीन बोला करते थे। यहाँ पर जो आप दोस्तों मालिक, कैदी, औरत, रिश्वत, कलम, अमीर, औलाद, दिमाग, तरक्की, तरफ, तकिया, जालिम, जो भी आप शब्द देख रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द दोस्तों अरब देशों से ही आए हुए हैं, यानी कि दूसरे देशों से ही आए हुए हैं। मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा, आप लोग PDF के माध्यम से इन सभी शब्दों को पढ़कर समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आम, दावत, अल्लाह, असर, तमाम, फायदा, आयात, कसूर, हमला, मशहूर, तबीयत, अजय, अजीब, अखबार, असर, अल्लाह, फकीर, तमीज, आखिर, मशहूर, ईमानदार, इलाज, मतलब, हिसाब, हक, हकीम, जनाब, खबर, कमावा, शराब, जो भी आप यहाँ पर शब्द देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो दोस्तों आए हुए हैं कहाँ से, तो दोस्तों आए हुए हैं अरबी शब्द से, ठीक है, अरबी शब्द से ही आए हुए हैं। आगे देखिएगा, ये है फारसी शब्द। फारसी शब्द में कौन कौन से शब्द आए हैं, देखिए फारसी शब्द में आने वाले शब्द हैं जबर, जबर यानी कि जबरी, जबरी का मतलब जबरदस्ती। जब आप किसी से जबरदस्ती करते हैं ना, तो उसको दोस्तों फारसी भाषा में कहा जाता है जबर। यहाँ पर जोर, जीन, जहर, जंग, यहाँ पर दोस्तों नापसंद, मादा, नर्मदा होता है ना जी, गुम, आदा, कुश्ती, खूब, खुराक, यहाँ पर दोस्तों तेज, दवा, और भी आप देख सकते
सकते हैं यहाँ पर मूंगो, मीन, आतिशबाजी, यहाँ पर दोस्तों आप पाना, मलिदा, पुल, मज्जा, सरकार, सरदार, वापिस, शादी, दस्तूर, पैदावार, मलाई, गुर्दा, पलक, बर्मा, सितारा, चापलूसी, गंदगी, बर्फ, बीमार, जो कुछ भी आप देख रहे हैं दोस्तों ये सभी शब्द हैं कौन से, तो दोस्तों फारसी। ठीक है, आगे चलते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी शब्द में आएंगे कौन कौन, अंग्रेजी शब्द में आएंगे डॉक्टर, टेलीफोन, टैक्स, टेबल, अफसर, कमेटी, यार जो भी अंग्रेजी शब्द हैं, जो भी अंग्रेजी शब्द है वे सभी के सभी अंग्रेजी शब्द में ही आएंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे, देख सकते हैं सारे के सारे आपके अंग्रेजी शब्द ही कहलाएंगे। जो आप लोग हॉस्टल उच्चारित करते हैं, क्रिकेट उच्चारित करते हैं, आप लोग फुटबॉल उच्चारित करते हैं, ये सभी शब्द दोस्तों आपके आएंगे किस में, तो अंग्रेजी शब्द में ही आएंगे। यहाँ पर दोस्तों आते हैं नीचे तुर्की शब्द। तुर्की शब्द में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लफंगा है। ठीक है, जो मतलब है जो दोस्तों जैसे कि मान के चलते जो बिगड़े हुए होते हैं ना उनको लफंगा कहा जाता है, किसमें, तो तुर्की शब्द में। ठीक है, और हमारे हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, लोफर, हम लोग लोफर बोलते हैं, और लोफर को ही तुर्की शब्द में लफंगा कहा जाता है, जिसे भारत देश के लोगों ने भी अपने भाषा में लफंगा शब्द को शामिल कर लिया है। यहाँ पर चेचक, लाश, मुगल, कुल्ली, कैची, तोप, मनचला, बारूद, अरमान, बुलबुल, दरोगा, गलीचा, चमया, उजबक, चकमक, ये सभी शब्द आपके आ जाएंगे तुर्की शब्दों में। पुर्तगाली शब्दों में आने वाले शब्द कौन कौन से हैं, देख सकते हैं तौलिया, तिजोरी, बाबी, अलमारी, अनानस, अलकतरा, काजू, बिस्कुट, जो हम लोग बिस्कुट बोलते हैं ना, बिस्कुट, ये बिस्कुट कौन सा शब्द है, बिस्कुट दोस्तों एक प्रकार का तुर्की नहीं पुर्तगाली शब्द है, तुर्की नहीं पुर्तगाली शब्द है, अर्थात एक प्रकार का विदेशज शब्द है। बस आप लोग इतना समझ के रखिएगा। फ्रांसीसी शब्द में चलते हैं। फ्रांसीसी शब्द में आ जाएगा फ्रेंचाइज, कूपन, पुलिस, कर्फ्यू, अंग्रेज, ये सभी शब्द आपके हो जाएंगे फ्रांसीसी। यूनानी में हो जाएंगे टेलीफोन, डेल, डेल्टा, एटम, टेलीग्राम या फिर टेलीग्राफ दोस्तों। ठीक है, यही सब हो जाएंगे। डच में आ जाएगा तुरूप, बम। चीनी में आ जाएगा चाय, लीची, तूफान आदि। तिब्बती में आ जाएगा तिब्बती, तिब्बती में कौन कौन से शब्द आएंगे, डांडी। ग्रीक में आ जाएगा दाम, सुरंग। जापानी शब्द में आ जाएंगे रिक्शा, झम्पान। तो दोस्तों इन सभी शब्दों के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। अब बात करते हैं संकर शब्द के बारे में। यहाँ पर दोस्तों बोला गया है संकर शब्द में वे शब्द जो दो मित्र भाषाओं के शब्दों से मिलकर सामाजिक शब्दों के रूप में निर्मित होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ये शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो परिभाषा दिया गया है उस पर आप लोग सबसे पहले जोर दीजिए। इसमें कहा गया है वे शब्द जो दो मित्र भाषाओं कहने का मतलब जैसे कि एक भाषा है जापानी, एक भाषा दोस्तों यहाँ पर है ग्रीक। अगर हम इन दोनों भाषाओं के शब्दों से कोई एक नया शब्द बना देते हैं तो दोस्तों उसी को कहा जाएगा संकर शब्द। दो मित्र भाषाओं से मिलकर जिस शब्द का निर्माण होता है उसी को कहा जाता है संकर शब्द। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेलगाड़ी में रेल हो जाएगा अंग्रेजी शब्द और गाड़ी हो जाएगा हिंदी शब्द। अंग्रेजी और हिंदी इन दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना है जिसका नाम क्या है, रेलगाड़ी। और इस रेलगाड़ी को भी हमारे हिंदी साहित्य में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बम वर्षा। बम हमारा हो गया है अंग्रेजी और वर्षा हमारा हो गया है संस्कृत। जब दोस्तों अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था तो उस समय दोस्तों जानते हैं किस शब्द का प्रयोग किया गया था, बम वर्षा का ही प्रयोग किया गया था। तो बम हो जाएगा अंग्रेजी और वर्षा हो जाएगा संस्कृत। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दो मित्र भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बम वर्षा का निर्माण हुआ है। इसलिए बोल सकते हैं कि बम वर्षा कौन सा शब्द है, एक प्रकार का संकर शब्द है। यहाँ पर देख सकते हैं नमूनार्थ है। नमूनार्थ में नमूना हो जाएगा फारसी और अर्थ हो जाएगा संस्कृत। यहाँ पर रेल यात्रा समझ गए। यहाँ पर जिलाध्यक्ष, यहाँ पर जिला हो जाएगा अरबी और यहाँ पर अधीश हो जाएगा संस्कृत। यहाँ पर दोस्तों जेब खर्च जो कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इस शब्द का प्रयोग बराबर किया करते रहते हैं। जेब हो जाएगा पुर्तगाली भाषा यानी कि पुर्तगाली भाषा का शब्द और खर्च हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द। दो भाषाओं के शब्द एक दूसरे से मिलकर एक नया शब्द बनाए इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे संकर शब्द। यहाँ पर देख सकते हैं हेड मुनीम, हेड हो जाएगा अंग्रेजी, मुनीम हो जाएगा हिंदी, दोनों मिलकर बना दिए हेड मुनीम। यहाँ पर शादी विवाह जो कि हम लोग शादी के समय बराबर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। शादी हो जाएगा फारसी और
और विवाह हो जाएगा हिंदी। ये दोनों भाषा के शब्द एक दूसरे से मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं जिसे शादी विवाह कहा जा रहा है। तिमाही, तिमाही में दोस्तों जो तीन है वो हो जाएगा हिंदी भाषा के लिए और जो माही है वो हो जाएगा फारसी के लिए। तो हिंदी और फारसी मिलकर बना दिए तिमाही। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे कुल उत्पत्ति की दृष्टि से जितने भी हमारे शब्द थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में रचना अर्थात व्युत्पत्ति की दृष्टि से कुल जितने सारे शब्द हैं उनकी जानकारी दूंगा। अगर मैं इस वीडियो में आप लोगों को बनावट की दृष्टि से व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के बारे में बताऊं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो में यदि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उत्पत्ति की दृष्टि से सारे शब्दों को अच्छे से समझ लिया है तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।